दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है, जिसके अपने घर में सबसे ज्यादा झगड़े हों वहीं अक्सर दूसरों को सबसे ज्यादा सलाह देता है। आज अगर इस कहावत को किसी देश पर लागू किया जाए तो शायद सबसे पहला नाम पाकिस्तान का होगा। एक तरफ पाकिस्तान खुद को पश्चिम एशिया में शांति का समर्थक बताता है, कभी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की बात करता है, कभी मुस्लिम देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश करता है, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्षेत्रीय स्थिरता की बातें करता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके अपने घर की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता, सेना और नेताओं के बीच टकराव, अलगाववादी आंदोलनों की बढ़ती ताकत, आर्थिक बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी और जनता का बढ़ता गुस्सा पाकिस्तान को अंदर से लगातार कमजोर कर रहा है। उत्तर में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर दक्षिण में ग्वादर तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्वी पंजाब तक पाकिस्तान कई मोर्चों पर एक साथ संघर्ष कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल कानून व्यवस्था का संकट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के संघीय ढांचे, राजनीतिक व्यवस्था और राज्य की विश्वसनीयता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान अपने भीतर पैदा हो रही इन दरारों को भर पाएगा या फिर से दरारें आने वाले समय में और गहरी होती चली जाएंगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती इस समय उसका राजनीतिक संकट है। साल 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के सत्ता से हटने के बाद से पाकिस्तान की राजनीति लगातार उथल-पुथल का शिकार रही। इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आरोप है कि उनकी सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि सेना और सत्ता प्रतिष्ठान के हस्तक्षेप के जरिए हटाया गया। इसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ दर्ज अनेक मामले, पार्टी नेताओं की गिरफ्तारियां, चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद और समर्थकों पर कार्रवाई ने पूरे देश को राजनीतिक रूप से दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ सेना समर्थक राजनीतिक व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ वो बड़ा वर्ग है जो मानता है कि पाकिस्तान में वास्तविक सत्ता आज भी निर्वाचन सरकारों की बजाय सेना के हाथों में है। इमरान खान इस समय जेल में है, लेकिन उनकी लोकप्रियता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनकी पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि जनता का जनादेश छीना गया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी कई बार सार्वजनिक मंचों से सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि भारत के साथ हालिया सैन्य संघर्षों में पाकिस्तान की सेना को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जनता से सच्चाई छिपाई गई। ऐसे बयान पाकिस्तान में बेहद असामान्य माने जाते हैं, क्योंकि दशकों तक सेना की सार्वजनिक आलोचना लगभग असंभव समझी जाती थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सोशल मीडिया पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण सेना के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने वालों की संख्या बढ़ी है। सेना और नागरिक राजनीति के बीच यह संघर्ष पाकिस्तान के इतिहास में नया नहीं है। देश के गठन के बाद से ही सेना ने कई बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर नियंत्रण रखा। अयूब खान, याह्या खान, जिया-उल हक, परवेज मुशर्रफ जैसे सैन्य शासकों ने पाकिस्तान की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित किया, और आज भी आलोचकों का मानना है कि पाकिस्तान की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय फैसलों में अंतिम भूमिका सेना की ही रहती है। और यही कारण है कि जब भी किसी लोकप्रिय नेता और सेना के बीच टकराव होता है तो पूरा राजनीतिक तंत्र अस्थिर हो जाता है। और इसी बीच पाकिस्तान की राजनीति में एक और मोर्चा खुल गया है। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने भी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कार्यशैली पर खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सेना शहीदों के नाम का इस्तेमाल अपनी नीतिगत विफलताओं और राजनीतिक हस्तक्षेप को छिपाने के लिए कर रही है। पाकिस्तान जैसे देश में किसी बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता द्वारा सेना की इस तरह सार्वजनिक आलोचना करना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि फजलुर रहमान का प्रभाव खैबर पख्तूनख्वा, पूर्व कबायली इलाकों और अफगान सीमा से लगे क्षेत्रों में काफी मजबूत माना जाता रहा। और अगर इन इलाकों में सेना के खिलाफ राजनीतिक माहौल मजबूत होता है तो ये पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। और राजनीतिक संकट के साथ साथ पाकिस्तान को सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बलूचिस्तान से मिल रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद बलूचिस्तान लंबे समय से विकास, संसाधनों के बंटवारे और राजनीतिक अधिकारों को लेकर असंतोष का केंद्र रहा। बलूच राष्ट्रवादी संगठन सालों से अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, लेकिन हाल ही के सालों में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA जैसे संगठनों ने सुरक्षा बलों, सैन्य ठिकानों और चीन समर्थित परियोजना पर कई बड़े हमले किए हैं। और पाकिस्तान सरकार इन्हें आतंकवादी संगठन बताती है, जबकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि केवल सैन्य कार्रवाई से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। बलूचिस्तान में हाल ही के महीनों में अलगाववादी गतिविधियां और तेज हुई हैं और कई समूह प्रतीकात्मक रूप से
स्वतंत्र बलूचिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, यहां तक कि कथित मुद्रा तक जारी करने का दावा कर चुके हैं। हालांकि इन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये घटनाएं इस बात का संकेत जरूर देती है कि असंतोष केवल हथियारबंद संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वैकल्पिक राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात सामान्य नहीं है। अफगानिस्तान की सीमा से लगे इन इलाकों में पश्तून राष्ट्रवादी संगठनों और विभिन्न उग्रवादी समूहों की गतिविधियां लगातार पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगान सीमा पार से होने वाली हिंसा और घुसपैठ की शिकायत करता रहा। वहीं स्थानीय समुदायों का आरोप है कि सुरक्षा अभियानों के दौरान आम नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है और इस कारण सेना और स्थानीय आबादी के बीच अविश्वास लगातार बढ़ता गया। उत्तरी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान भी राजनीतिक असंतोष का केंद्र बना हुआ है और यहाँ के कई स्थानीय संगठन ज्यादा संवैधानिक अधिकारों, बेहतर प्रतिनिधित्व और संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण की मांग करते रहे हैं। और दूसरी ओर पाकिस्तान इन क्षेत्रों को रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपैक का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इससे सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना इस्लामाबाद के लिए लगातार कठिन होता जा रहा है। आर्थिक मोर्चों पर भी पाकिस्तान गंभीर संकट का सामना कर रहा है। पिछले कुछ सालों में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, ऊंची महंगाई, बढ़ता विदेश कर्ज, ऊर्जा संकट और बार बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से वित्तीय सहायता की आवश्यकता ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। आम जनता पर महंगाई का भारी असर पड़ा। बिजली, गैस और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने मध्यम वर्ग और गरीब तबके की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बेरोजगारी और उद्योगों की सुस्ती के कारण आर्थिक असंतोष भी राजनीतिक असंतोष में बदलता जा रहा है। यही आर्थिक संकट राजनीतिक विरोध को और तेज करता है। जब जनता को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई लगातार बढ़ती है, सरकार राहत देने में असफल दिखाई देती है, तब सत्ता विरोधी आंदोलनों को ज्यादा समर्थन मिलने लगता है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। अलग अलग प्रांतों की समस्याएं अलग हैं, लेकिन उनमें एक समानता है: केंद्र सरकार और सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति बढ़ता अविश्वास। पाकिस्तान के लिए एक और चुनौती उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी है। एक और वो दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद से लड़ने वाला देश बताता है, वहीं दूसरी ओर से मानवाधिकार, जबरन गुमशुदगी, पत्रकारों पर कार्रवाई और राजनीतिक दमन जैसे मुद्दों पर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ता है। यूरोपीय संघ की हालिया GSP+ समीक्षा रिपोर्टों में भी मानवाधिकार और कानून के शासन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और अगर इन मुद्दों पर सुधार नहीं होता तो पाकिस्तान को व्यापारिक रियासतों पर भी असर पड़ सकता है। और इन सभी संकटों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के भीतर मौजूद राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय असंतोष एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये केवल अलग अलग संकट नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे संघीय ढांचे की स्थिरता पर प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हालात नियंत्रण में है और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने में भी सक्षम है। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र विश्लेषकों का कहना है कि बस सुरक्षा उपायों से लंबे समय की राजनीतिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं होगा। इसके लिए राजनीतिक संवाद, आर्थिक सुधार, संस्थागत विश्वास, प्रांतीय असंतोष को दूर करने के प्रयास जरूर होंगे। लेकिन निष्कर्ष यही है कि आज पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसके सामने बाहरी चुनौतियों से कई ज्यादा गंभीर आंतरिक चुनौतियां हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण, सेना और नागरिक नेतृत्व के बीच अविश्वास, अलगाववादी आंदोलन, आर्थिक संकट और जनता का बढ़ता असंतोष, ये सभी मिलकर पाकिस्तान की स्थिरता की परीक्षा ले रहे हैं। और आने वाले सालों में ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान इन समस्याओं का समाधान राजनीतिक प्रक्रिया से खोजता है या केवल सुरक्षा और बल प्रयोग के सहारे उन्हें नियंत्रण करने की कोशिश करता है।